Transmission is powered by Dalda. डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। And Olivia. Olivia, शुक्रिया। And हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़िरी का सबब बार बार आप से है, ये हाज़िरी का सबब बार बार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, और मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। बहुत ही प्यारा कलाम आपने पेश किया है। नात ख्वां कासिम हसन हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह इनकी इस मौजूदगी का आगे भी हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और तलहा ने मुझे कुछ लेट ज्वाइन किया, आप सबने देख लिया है, अपॉलजीज, माजरत। नहीं, आपको इसलिए माफ़ी मिल सकती है कि कल 27वीं की शब थी, सबने रात में जाग कर इबादत की है, तो देर सवेर तो फिर हो जाती है। तो अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी के अबवाब बहुत से हैं और ये बात मेरी ताकत से बाहर है कि मैं सबको बजा लाऊं, लिहाजा आप मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसको मैं मजबूती से थाम लूँ और उस पर कारबंद हो जाऊँ, यानी कि बस वही मेरे लिए काफ़ी हो जाए। उसके साथ ये भी अर्ज़ है कि जो कुछ आप बताएं वो बहुत ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि ख़तरा है कि मैं उसको याद भी ना रख सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस इसकी आदत डाल लो कि तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। इसी अच्छी बात के साथ अब नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिक्योरिटी लीडरशिप की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, उनके फैसलाकुन मनसब का एहतराम और एतराफ़ है। इंतखाबात के पैराहे में पेशरफ्त को गैर मामूली और कलीदी किरदार करार दिया जा रहा है। कौम इलेक्शन मसले के हल के लिए पुरुम्मीद है। नूर जहां की हालत का जिम्मेदार कौन, चिड़ियाघर इंतजामिया या हुकूमती अदम तवज्जोही? सोशल मीडिया पर नूर जहां की सेहतयाबी की दुआएं और उसे इस हाल तक पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपील जारी है। नूर जहां की हालत में सुधार के इम्कानात हैं या नहीं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। वही टीम वही मैदान, लेकिन जीत न्यूजीलैंड के नाम। कीवीज शाहीनों की परवाज भांप गए। तीसरे T20 में मुख्तलिफ हिकमत अमली ने पासा पलट दिया। कौमी टीम मैच हार गई, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने दिल जीत लिए।
और ईद की आमद आमद है। रमजान के बाद अचानक बदलने वाली रूटीन से जिस्म को कैसे हम आहंग बनाएं, जानेंगे आज के शो में। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर आज हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब तक की सबसे अहम खबर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 2 आला सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों ने अहम मुलाकात की है और चैम्बर में ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से 2 आला तरीन सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की मुलाकात हुई है और मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस और पंजाब इंतखाबात केस सुनने वाले जज साहिबान भी शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान एक विफाकी सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अहम मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इंतखाबात में फोर्सेस की दस्तियाबी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। आला तरीन सतह की मुलाकात 3 से 4 घंटे जारी रही है और ये भी बताया जा रहा है कि मुलाकात अचानक नहीं बल्कि पहले से ज़राए के मुताबिक तयशुदा थी। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी पर मामूर अफसरान ने इन ओहदेदारान का इस्तकबाल भी किया और चैम्बर तक पहुँचाया। शोएब शाहीन माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, ये बताइए कि आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? जरा मुझे दोबारा जी शोएब साहब, आज ये जो अहम मुलाकात हुई है 2 सिक्योरिटी इदारों के आला सरबराहों की जस्टिस साहब से, और उसमें सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, किस तरह देख रहे हैं आप इस मुलाकात को, वो भी इस मौके पर? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पे अमल दरामद कराना है और उस अमल दरामद के हवाले से आपको याद होगा कि उन्होंने डेट दे रखी थी कि 17 तारीख तक वो जो डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सेक्रेटरी दिफा जो है वो मुतमईन करे और इलेक्शन कमीशन को वो बताए कि किस तरह वो अरेंजमेंट करेंगे। और उस हवाले से सेक्रेटरी अपना इलेक्शन कमीशन ने वो जो रिपोर्ट दी है उसके कंटेक्स्ट में ये मीटिंग हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई कर सके अपने आप को कि अगर इससे पहले कि वो किसी के ख़िलाफ़ एक्शन लें तो एक्शन लेने से पहले उनको इत्मीनान हो कि ये जानबूझ के कोई मस्ती तो नहीं कर रहे, जानबूझ के तो कोई मसाइल पैदा नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि इसका कोई पॉजिटिव नतीजा आएगा और मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ये मुल्क के लिए और हमारे इदारों के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए और आइन की अमल दरामद करने के लिए ये अच्छा रिजल्ट होगा। और शुएब साहब, क्या आप इस मुलाकात को पॉजिटिव समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे नाक़दीन, क्रिटिक्स हमेशा तनकीद करते थे कि अदालतों की स्ट्रिंग्स कहीं और से पुल होती हैं। क्या आप समझते हैं ऐसी मुलाकातें माजी में भी होती रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि माजी में भी ज़रूर मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये मुलाकात तो इन कंटेक्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सेक्रेटरी दिफा को बुलाया था ओपन कोर्ट में भी और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आपको राइटिंग में देंगे और इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि जो इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया था और फिर उसके बाद वो फैसला दिया और फिर इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार दिया था कि आप सेक्रेटरी दिफा इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के ये तय करें कि उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उनको दिफा और नफरी मौजूद होनी चाहिए। और इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ये मीटिंग हुई है और मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए पॉजिटिव मूव और इसमें किसी किस्म का कोई बाम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोर्ट के पास पेश हुए हैं ये एजेंसी उसके लोग। और शुएब साहब, ऐसा हो सकता है कि मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं कि हम ऑफकोर्स मुआशी तौर पे काफ़ी बुरे हालात हैं, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन 21 अरब रुपए हम दे नहीं पा रहे इलेक्शन के लिए 2 सूबों में। जनरल इलेक्शन भी इसी साल होने थे पूरे पाकिस्तान में। क्या हो सकता है कि 4 सूबों में एक साथ इलेक्शन हो जाए, खर्चा दोबारा ना करना पड़े? देखें, ये बात तो मैं समझता हूँ कि ये PDM की जमातों ने कौम से वादा किया था कि हम इलेक्शंस जो हैं आप दोनों असम्बलियों को डिसॉल्व कर दें तो हमसे पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन ले लें, लेकिन वो कौम से किया हुआ वादा वो मुकर गए और इमरान खान से किया हुआ वादा भी वो मुकर गए। और उसके बाद जब इमरान खान ने ये 2 असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, ये तो फिर देखें ना, आइन का तकाजा है। आइन के मुताबिक ये 14 मई का इलेक्शन विद इन 90 डेज का मतलब 90 डेज है, उसमें होने चाहिए और उसमें थोड़ा सा टाइम मजीद आगे चला गया है तो होना तो ये 14 अप्रैल तक होने चाहिए थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब आइन को आप पामाल करते हुए आप जिरगा के जरिए आप 2 महीने के लिए आगे ले जाएं या महीने के लिए आगे ले जाएं। बहरहाल इसमें इस बात का इम्कान तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 14 मई से आगे अब इलेक्शन जाएगा क्योंकि PDM की जमातें तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद नहीं, वो तो 8 अक्टूबर को भी नहीं कराना चाहती क्योंकि उनको पता है अपनी शिकस्त सदर आ रही है।
इसलिए वो हीले बहाने से कोई ना कोई बहाने कर रहे हैं और बहाने के जरिए वो कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं, कभी प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से इस्तेमाल करते हैं। सही। अच्छा, अब शुएब साहब एक चीज़ और बताइएगा, अभी जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान, उनकी जानिब से भी कुछ थ्रेट्स के हवाले से बताया गया है कि ईद की छुट्टियों पर अब उनको ख़तरा है, उन पर हमला हो सकता है, उनके घर पर हमला हो सकता है। तो पंजाब में जो हुकूमत है केयर टेकर, वो तो अपना टाइम मुद्दत पूरी कर चुकी है। अगर खिलाफ कानून ऐसा कुछ भी किया जाता है तो उस पर फिर कानून एक्शन में आएगा? क्या क्या आप देख रहे हैं सूरत हाल बनती? देखिए, पहली बात तो यह है कि आइन के मुताबिक इनको 90 डेज से ज़्यादा अपना ये इक़्तिदार रख ही नहीं सकते, इनको तो फारिग हो जाना चाहिए। लेकिन अनटिल एंड अनलेस की कोर्ट उनके खिलाफ कोई डिक्लेरेशन ना दे, लेकिन वो इक़्तिदार में बैठे हैं, अभी तक तो वो बैठे हुए हैं। तो लिहाजा एक तो एस्पेक्ट ये भी है कि क्या उनको अख्तियार है, लेकिन उनके खिलाफ जब ये गैर कानूनी हरकतें तो पहले नहीं कर रहे। इन्होंने जिला शाह को उठाया, मर्डर कर दिया, इन्होंने बंदों को उठाया, उनको तशद्दुद किया, नंगा किया, मारा, उनके खिलाफ 26 घंटे का ऑपरेशन किया जवान पार्क में। और जब इमरान खान इधर आ गया इस्लामाबाद में, तो उसके बाद पीछे से फिर जो जिस तरह तोड़ फोड़ की और जो तूफान बदतमीजी मचाए रखा है, इनकी इलीगल एक्शन तो सबके सामने और कोर्ट के भी सामने है। लेकिन अदालत जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है और जो इसमें मुलव्विस है, आज नहीं तो कल बहरहाल उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। बिल्कुल। और इस वक्त अदालत का जो फोकस है वो नजर आ रहा है कि अपने हुक्म पर किसी तरीके से अमल दरामद करवाना है, जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब शाहीन साहब, आप वक्त हमें दिया। जो बात उन्होंने कही, शुएब साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात कही है इन्होंने, कि यकीनन हो सकता है कि अब जो सिक्योरिटी के मामला थे आने वाले इलेक्शंस के लिए, जिन्हें पहले कहा जा रहा था कि मना कर दिया गया है अस्करी क़यादत की जानिब से कि नहीं प्रोवाइड की जा सकती सिक्योरिटी, शायद अब वो प्रोवाइड कर दी जाए और इलेक्शंस पुरसुकून तरीके से हो जाए। वैसे सरिश, आइन में लिखा है कि हर शहरी की जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कौन यहाँ पर अपने आप को महफूज महसूस करता है? और कोई अगर महफूज नहीं है तो फिर आइन की बालादस्ती कैसी? बिल्कुल आपने ठीक कहा है तला। और वैसे भी जो सिचुएशन इस मुल्क में, हुक्मरानों का फोकस ही इस वक्त बिल्कुल आउट है, वो किसी और तरफ है। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तो बात की बात है, उनकी प्रायोरिटीज़ में चीज़ शामिल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कराची चिड़ियाघर की नूर जहां शदीद बीमार है। कुछ दिनों पहले एक सर्जरी भी की गई, लेकिन अब भी नूर जहां की हालत ख़तरे में है। सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि नूर जहां की हालत कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? गार्डन की इंतजामिया या हमारा निज़ाम? अब निज़ाम को बदलना है या जू को बंद करना है, ये एक सवाल पैदा होता है। नूर जहां की हालत का जिम्मेदार कौन है, उसकी हालत कैसे यहाँ तक पहुंची, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर उज़मा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तर्जुमान है WWF माहिर जंगली हयात। डॉक्टर उज़मा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा, सबसे पहला कंसर्न है, ड्रिप्स लग रही हैं, अद्वियात दी जा रही हैं, सर्जरी हो गई है, लेकिन हालत झूं की तू है। आपको कुछ लग रहा है, एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? एंड हु इज रिस्पांसिबल? अनफॉर्चुनेटली मुझे हाई होप्स नहीं है कि पाकिस्तान में हमने जितने भी एलिफेंट्स को देखा है जो कि बीमार होते हैं, वो रिकवर नहीं हुए आज तक। और ये स्टोरी वही स्टोरी रिपीट कर रही है जो कि सूजी की लाहौर जू में थी या सहेली जो इस्लामाबाद जू में थी। तो इट्स एग्जैक्टली द सेम स्टोरी। और इसीलिए दुनिया भर में एक कंसेंसस हो चुका है कि अगर हमारे जूस छोटे हैं या उनकी कैपेसिटी नहीं है तो वो एलिफेंट को नहीं रखेंगे। और ये बहुत लॉन्ग टर्म रिसर्च हुई थी जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड में RSPB एक और एनिमल की बहबूद के लिए काम करता है, वो इदारे ने मिलके वो सारे जूस के डेटा को इकट्ठा करके वो स्टडी की थी, जिससे ये पता चला कि जो एलिफेंट्स हैं उनकी कैप्टिविटी में लाइफ बहुत कम हो जाती है और जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के इवेंचुअली उनको फूड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाते हैं जो कि हमारे सामने है। तो हम बहुत अपोज करते हैं कि एलिफेंट्स को ना लाया जाए जूस में, बिकॉज हमारी ना स्पेस है ना कैपेसिटी है। और एलिफेंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी उनकी नीड्स होती हैं, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ देयर वेल बीइंग, डाइट। मतलब हम समझते हैं हम फल खिलाएंगे तो एलिफेंट बहुत हैप्पी हो जाएगा या सेहतमंद हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, फिर वो डायबिटिक हो जाते हैं। सो इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स और इसीलिए ग्लोबल कंसेंसस है। सो आई थिंक ग्रेजुअली हमें एलिफेंट्स को पाकिस्तानी जू से बिल्कुल फेज आउट कर देना चाहिए, क्योंकि वो आज की बात नहीं है। जो नूरजहां को हुआ है ये
एक 15 साल 16 साल से वो जो जू में है उसको किस तरीके से रखा गया, ये उसका नतीजा है। ये अभी कोई नहीं है कि वो कह रहे हैं हिमोटोमा हो गया जी। हिमोटोमा तो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है कि जी कोई इंजरी की वजह से आपको स्वेलिंग हो गई, आपके ब्लड डॉक्टर उस्मा, but my question to you is one, who is responsible? और क्या जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक अपील की जा रही है कि जू बंद कर दिया जाए या फिर कोई प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, हुकूमत नहीं चला सकती, आपका इस पर कमेंट क्या है? देखिए जी, एक म्युनिसिपैलिटी तो जू नहीं चला सकती, मतलब ये तो एक क्लियर, इसके दो ओपिनियंस नहीं हो सकते। यू नो, यू नीड, आप अगर कोई भी जू बाहर के भी उठा के देख लें, यू नो दे हैव अ बॉडी लाइक अ बोर्ड विद पीपल who have the capacity and training, वो हेल्प करते हैं जू को मैनेज करने में। So अगर हम एक इदारा जिसका काम यू नो एक म्युनिसिपैलिटी है वो क्वालिफाइड नहीं है एक जू को रन करने के लिए, और जो मतलब दिस इज लैक ऑफ शेयर लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। अब वो रिपीटेडली आज हम इस पे बहुत एक्टिवली सब इमोशनल हो रहे हैं, खबर कर रहे हैं, और इसी तरह सूजी का था, फिर हम भूल जाते हैं और फिर वही लोग आके जूस पे प्रेशर डालते हैं कि जी आपके पास हाथ ही नहीं है। डॉक्टर उस्मा, डू यू थिंक कि अप टू द मार्क हैं इंतजामात जो हमारे जूस में इन जानवरों के लिए रखे गए हैं? क्योंकि हमने जो देखा है, जख्मी है जानवर या भूखे बैठे हुए हैं या फिर गर्मी वेदर के लिहाज से उनके इंतजामात नहीं है। आप सेटिस्फाई हैं जो सिचुएशन होती है जूस में? आपके ख्याल में परमानेंटली वाकई बंद हो जाने चाहिए? देखिए, सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये जो स्टेटमेंट है कि जी क्या जूस बंद कर देने चाहिए, मेरे ख्याल से कि कुछ जूस अच्छी तरह भी ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ जूस अच्छे ऑपरेट नहीं कर रहे, तो उनको हम एक जगह पे तो पूल नहीं कर सकते, क्योंकि जूस का एक अगर वो अच्छी तरह ऑपरेट करें तो उनका बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन एजुकेशन में उनका बहुत ज़्यादा काम भी है। तो लेकिन आपके ख्याल में क्या केपेबल नहीं है या फिर ये इग्नोरेंस है, केयरलेसनेस है? A combination of both, lack of capacity, lack of हमारे जो आप कराची जू पे क्योंकि हम फोकस करें, कराची जू के सारे फंड्स गवर्नमेंट की किटी में चले जाते हैं, फिर वही जो जू के एनिमल्स को दिखा दिखा के हमने पैसे कमाए उसी को मांगने के लिए हम पीछे भाग रहे होते। यू नो, सो जू लाहौर जू की तरह एक सेपरेट एक अकाउंट रखें जिसमें उसकी इनकम हो, एक स्पेशल उसकी कमेटी हो जो उनको मैनेज करे, नॉट दैट वी डोंट हैव फंड्स टू फीड द एनिमल्स। आई मीन दिस वाज हाईली कंट्रोवर्शियल। एंड डॉक्टर उस्मा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने विजिट किया था कराची जू को, एंड डू यू थिंक कि वहां पर बाकी एनिमल्स के लिए जो इंतजामात हैं वो सही हैं? देखिए, कराची जू को मुझे विजिट किए हुए कोई खैर अभी कुछ अर्सा हो गया, लेकिन उस वक्त मुझे याद है सारा फोकस उनका एक्वेरियम के ऊपर था, और मैंने उनको उस वक्त भी ये कहा था कि आपकी बाकी स्टेट्स को, आपकी जो जू के एनिमल की स्टेट है उसको इम्प्रूव करें, उन इनक्लोजर को इम्प्रूव करें, रादर देन कि हम एक नई फैसिलिटी के पीछे भाग रहे हैं, व्हिच इज सेटिंग अप एन एक्वेरियम। Aquariums are killing machines of fish species, you know. So आपको जो current आपके enclosures हैं उसके अंदर बेहतरी लाएं, उस नई चीज़ें मत डेवलप करें। और यही यहाँ पे dilemma है, अगर जू का मेन फंक्शन है एजुकेशन, सो अगर मेरे पास पैसे हों, आई वुड से स्पेंड ऑन एनिमल वेलफेयर एंड स्पेंड ऑन एन एजुकेशन प्रोग्राम। लोग आते हैं, वो क्या सीख के जाते हैं कि वो एक एलिफेंट एक मिजरी में पड़ा हुआ है। इट्स हार्ट ब्रेकिंग एंड यू नो। अच्छा डॉक्टर उस्मा, वैसे आपने क्या मतलब ऑब्जर्व भी किया, यकीनन आपकी स्टडीज़ में भी ये चीज़ शामिल होगी कि कितने टाइम के बाद ये बाकायदा प्रॉपर चेकअप होना चाहिए इन जानवरों को लेके कि इनकी वेलबींग के लिए क्या क्या किया जा रहा है? मतलब ये जो जूज होते हैं इसकी मैनेजमेंट को कितने अरसे के बाद ये सब यहाँ पे डेली बेसिस पर चेक होता है? Obviously. देखिए, जो बाहर जिस तरह सिस्टम है वो एक लोग आइडेंटिफाइड होते हैं जिन जो क्वालिफाइड हो और वो जू की इंस्पेक्शन करते हैं। So it can be you and I, as long as you know हम थोड़ा एक फॉर्म हो डेडिकेटेड, हम इंस्पेक्शन करें और हम रेगुलर एक चीज़ को, एक जू को मॉनिटर किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर उनका बहुत से मुल्क हैं जिनके इस बुनियाद पर उसको बंद भी कर दिया जाता है या उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि
आप इस टाइम फ्रेम में इम्प्रूवमेंट लाएं, अगर आप नहीं लाएंगे तो दिस विल बी शट डाउन। और इस तरह का आई थिंक, और वो सब गवर्न करता है आपके जू लेजिस्लेशन, आपके मुल्क की, आपके जू स्टैंडर्ड्स, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है। सो यू नो, आप सिचुएशन देखें कि जिस मुल्क के जू स्टैंडर्ड्स नहीं है, जिस मुल्क में जू लेजिस्लेशन नहीं है, उसमें तो कौन डिटरमिन करेगा कि एलिफेंट ठीक हालात में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। सो यू नो, मैटर ऑफ द फैक्ट इज डॉक्टर उस्मा, हमारे मुल्क में और भी बहुत सारी लेजिस्लेशन है जो नहीं हुई है, इंसानों के लिए नहीं हुई है, जानवरों के लिए क्या होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर उस्मा खान, स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। और मैं अभी सोचने पर मजबूर हूँ कि हम अपने जूज में कर क्या रहे हैं। देखिए, वहाँ पे सैरिश होना ये चाहिए कि जब बच्चे जाते हैं स्कूल्स के, हमारे बच्चे जाते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए अबाउट एनिमल्स, उनकी स्पीशी के हवाले से। वो बस एक नाम की तख्ती लगा दी, बड़ा एहसान किया, जबकि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जीरो है, ब्रीडिंग जीरो है, एनिमल्स को किस तरीके से ज्यादा खुश रखना है इसके ऊपर रिसर्च जीरो है। वही लोग आते हैं, बतखों को पॉपकॉर्न डाल रहे होते हैं, हाथी को केला खिला रहे होते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ा एंजॉय किया। बाहर के ममालिक में जाएं तो बाकायदा उन्होंने लिख के लगाया होता है कि आपने इन्हें कुछ नहीं खिलाना, और उनके लिए बाकायदा वो इन्वायरमेंट दिया होता है कि भाई इस इन्वायरमेंट में रहने के आदी हैं, यहाँ तो बस छोड़ देते हैं। उस खुले से मैदान में धूप भी है, वहाँ पर मक्खियाँ मच्छर काट रहे हैं उन्हें, बड़ा अफसोस होता है। ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक पर जाते जाते मैं चाहूंगी कासिम को खूबसूरत सा कलाम आप पेश करते हैं। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ख़वातीनो हज़रात, रोज़ा इंसान के जिस्म की बीमारियां भी दूर करता है, जो आपकी ज़ाहिरी बीमारियां होती हैं, और जो अंदर छुपी हुई बातनी बीमारियां दिल की होती हैं उन्हें भी दूर कर देता है। बट सैडली हमारे यहाँ जो इस वक्त रोज़े का मतलब लोगों ने ले लिया है ना, वो कुछ और सा ही है। वो जो काम कर रहे हैं लोग, उससे रोज़े का फ़ायदा कम, उन्हें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरा दिन वो कुछ नहीं खाते, फिर इफ्तारी के वक्त तले हुए सामान से अपनी वो इफ्तार करते हैं, पकोड़े, समोसे, जलेबी, यानी जितना पेट को फ़ायदा हुआ था खाली रहने का, आपने वहीं पर पेट की वाट लगा दी। साथ साथ इतना खाते हैं जैसे कल वो जिंदा रहेंगे ही नहीं। आज जितनी सांसें हैं, जितना खा सकते हो खा लो, कल हो ना हो। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोगों के पेट के अंदर जो मसाइल हल होने चाहिए रोजे की वजह से हल नहीं होते हैं और बढ़ जाते हैं। सैरिश, आप तो ऐसा नहीं करती ना? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करती। मुझे लगा शायद ये सारे इल्जामात मेरे पे लगने वाले हैं, तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो रही थी कि मैंने आपको किस तरह फिर ना इसका जवाब देना तगड़ा सा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने पूछ लिया मेरे से। तलहा इस वक्त ना जवान रहने का जो एक होता है ना टोटका, उसकी तलाश में भी है कि मैं खूबसूरत दिखूं, मेरा रंग गोरा हो, मैं सदा जवान रहूं। मैं तो अपनी दाढ़ी को काला भी नहीं करता। सैरिश, आप मुझ पे कैसे झूठा इल्जाम लगा रही हैं? अच्छा, इन सब बातों के जवाब के लिए मैं ये आपके दिल की बातें हैं जो बता रही हूँ। अब आप नहीं इस पर बात करना चाहते, एक अलग बात है। हकीम शाह नज़ीर साहब माहिर एतब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये तो ऑन अ लाइटर नोट मैंने तलहा के दिल की ख्वाहिश आपको बताई है। लेकिन जितनी जवानी आपके अंदर कूट कूट के भरी है, उसका राज भी हम आपसे पूछेंगे कि ना आपके बाल सफेद होते हैं, ना स्किन पे झुर्रियां आती हैं, ना वजन बढ़ता है। कैसे 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 ये मुमकिन है? प्रोड्यूसर साहब ने क्या खूब लाइन लिखी है कि रमजान में तो जो हमने करना था वो किया, तलहा ने बयान कर दिया है, आगे ईद पे भी खाबे तैयार हैं। जी बिल्कुल। आज लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इफ्तारी के बाद बना बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन खाते थोड़ा हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि शायद वो पूरी जहाँ की चीज़ें खा लेंगे लेकिन पेट नहीं भरेगा। सब चीज़ें खाएं। आप कोशिश कीजिए, बेसन का इस्तेमाल इसलिए हम कहते हैं कि कम किया करें। आप पकोड़े, समोसे, जो भी चीज़ें खा रहे हैं खाएं, अपना शौक़ पूरा करें, लेकिन म्याना रवैये से करें, क्योंकि पेट का निज़ाम भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आप थोड़ा सा पकोड़े खा लिए, थोड़े एक आध समोसा खा लिया, बाकी थोड़ा फ्रूट खाएं, फिर उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आगे प्रॉपर रोटी सालन खाएं।
ताकि आपको प्रोटीन पूरी मिलती रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे। ये पकोड़े, ये चीज़ें पेट में गैसेस, तेजाबियत इस कदर पैदा हो जाती हैं कि फिर आपको यहाँ कंधों तक में, कमर में दर्द शुरू और हो जो लोग हकीम साहब मेरे जैसे हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं कोशिश करता हूँ कि खजूर और पानी से रोज़ा खोला, नमाज पढ़ने चले, नमाज फ़ौरन से पढ़ के आए, फिर खाना खाएं, घर खाना का खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं घर की बनी हुई, रादर देन अच्छा घर की बनी हुई, यही मैं बार बार बोलता हूँ घर की बनी हुई, क्योंकि बाहर के खानों में अब वो बात नहीं, जब से चीज़ें महंगी हुई हैं, क्वालिटी गिर गई है, तेल की क्वालिटी हो, इस मसालों की क्वालिटी हो, दूसरी चीज़ों की क्वालिटी हो, इनपुट्स की क्वालिटी गिर गई है, इसलिए घर के खाने को तरजीह। बहुत पेशेंट इस टाइप के आ रहे हैं, बाहर की चीज़ें खाने की वजह से बीमार हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि अपना ख्याल आपने खुद रखना है, किसी और ने आके आपका ख्याल नहीं रखना है। आप अपने खाने पीने की चीज़ों में तवज्जो दीजिए, अपने घर की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा ये है कि जिस तरह अभी तला साहब ने कहा कि आपने खजूर खाई, थोड़ा सा कुछ खा के फिर जाके नमाज़ पढ़ा, बहुत अच्छी रूटीन इन्होंने रखी हुई है और माशाल्लाह यही इनकी फिटनेस का राज भी है लगता है। फिर भी आपसे कम फिट हूँ मैं, आप ज़्यादा फिट हैं। नहीं, आपकी शादियाँ भी मुझसे ज़्यादा हैं। नहीं, एक है, वो 2 छुपाई नहीं है। शादी है क्या? बच्चे ज़्यादा हैं। कितने बच्चे हैं हकीम साहब? मेरे 9 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, चश्मे बदूर 9 बच्चे पैदा करना आजकल के मर्दों की बात नहीं है। वैसे भाभी को भी सलाम। बहुत शुक्रिया। मेरे सलाम भाभी। 3 बेटियां हैं मेरी, 6 बेटे हैं मेरे, 3 बहुएं हैं मेरी, 2 पोते हैं मेरे। माशाल्लाह, घर भरा हुआ है, बड़ी फैमिली, रौनक लगी रहती होगी। अच्छा, आज ये जो आप हमारे लिए खास एक लेके आए हैं जड़ी बूटियों की, अब इसको मैं रेसिपी कहूँ या ये बिल्कुल ये रेमेडी है। सही। और इसमें देखें अक्सर लोग, ईद आ रही है और बहुत ज़्यादा पॉलर्स, क्रीम्स, काफ़ी जगहों पे जा रहे हैं, क्रीम्स भी ले रहे हैं, पॉलर भी जा रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वो लोग जो बेचारे कहीं जा नहीं सकते, घर पे ही रहते हैं। और आम तौर पे भी जितने लोग देख रहे हैं जिनके चेहरे पे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हों, एक्नी के दाने हों या उसके निशान हों या पिगमेंटेशन हो, धब्बे बन रहे हों या चेहरा 2 टोन हो, ओपन पोर्स हो रहे हो, चेहरा लूज़ हो रहा हो, एक ऑल राउंड नुस्खा मैं बता रहा हूँ बना के, आप इससे इस्तेमाल कीजिए। पहले दिन ही देखिएगा कितना फ़र्क होता है। 2-3 दिन में आप ईद पे बिल्कुल चेंज नजर आएंगे सबसे। ऐसा नहीं कोई पहचाने ही ना हो, फिर लोग बोले कौन हो तुम, मेरे घर में क्या कर रहे हो, निकल जाओ। नहीं, बोलेंगे पहले से खूबसूरत हो गए हो। अच्छा ठीक है। तो आपने इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, अनार के फूल लेंगे, गुले अनार, ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच पिसा हुआ अनार, पिसा हुआ। ये कैमोमाइल है, गुल बाबूना, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये है समंदरी झाग, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये है हुस्न यूसुफ, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। ये सब चीज़ें हमने 1 चाय वाली चम्मच ली हैं। इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच उपटन, ये 3 चम्मच हो गए। आप इसे बना के अपने घर पे रख लें और जिस टाइम पे लगाना हो इसमें से पाउडर लिया, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना चेहरे पे लग सकता है, या आप अपने हाथ पाँव पे भी लगा सकते हैं। इसे अरके गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के आप लगाएंगे। इस तरीके से आपने तो थोड़ा लगा के दिखाएं ना सैरिश की शक्ल पे, ताकि मालूम पड़े लगाने का सही तरीका भी क्या है। जी, बिल्कुल। ऑफ कोर्स हुस्न के लिए आपके बहुत ज़रूरी है। सॉरी, नो कमेंट्स। आपने इस तरीके से इसका नरम सा पेस्ट बनाना है। वैसे मुझे जितने लोग देखते हैं वो कहते हैं बगैर मेकअप के अच्छी लगती हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने लेप कर देना है। ठीक है। आप लगा के छोड़ दें, आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है और इसे कंटिन्यू आपने जितने दिन यूज़ कर सकते हैं करें, लेकिन 3 दिन में आपका चेहरे का कलर काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ओपन पोर्स थोड़े से मिनिमाइज हो जाएंगे और जो पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगी, आपकी एक अच्छी लुक बन जाएगी। चलें, ज़बरदस्त। यकीनी तौर पर ये ख़वातीन जो घर में बैठी हैं उन्होंने ये नुस्खा देख लिया होगा। इंग्रेडिएंट्स आप इसके एक दफ़ा फिर से बता दें इस रेमेडी के। देखें, इसमें हमने डाला अनार के फूल 1 चम्मच, गुल बाबूना 1 चम्मच, समंदरी झाग 1 चम्मच, हुस्न यूसुफ 1 चम्मच, उपटन 3 चम्मच। इनको मिला लें। सही। और इसे अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं। आधा घंटा लगा के आपने, आधा घंटा आप लगा के आप छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद चेहरा धो लीजिए। सिर्फ पानी से धोएं या किसी भी पानी से धोएं, फेस वॉश से धोएं, साबुन से धोएं, कोई हर्ज नहीं है। सही। और ये डेली लगा सकते हैं? जी हाँ, ये डेली लगाना है। आप देखिएगा ईद पे खुद लोग पूछेंगे आपसे आपने कोई ख़ास चीज़ लगाई है। बहुत चेंजिंग मिलेगी। जब आपका कलर फेयर होगा आपको देखने वाले कहेंगे यार गोरे गोरे लग रहे हो। आजकल तो ये सबका प्रॉब्लम है, कलर फेयर होना ना। मतलब हर कोई कोशिश करता है कि मैं गोरा दिखूं, लोग मेरी तारीफ करें। मैं नहीं करता। इतनी क्रीम्स बिक रही हैं इसी वजह से, नाइट क्रीम, डे क्रीम, पता नहीं कौन कौन। I tell you this, सैरिश, मुझे बिल्कुल इस चीज़ों का शौक नहीं है। आपकी बेगम को होगा, आपको नहीं है। तला एंड सैरिश, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, टोटल हर्ब से जड़ी बूटी है। बिल्कुल। ये तो साइड इफेक्ट आपको कोई भी नहीं मिलेगा।
दूसरी लेकिन चीज, जड़ी बूटियों का कहते हैं कि जो इफेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है, एकदम नहीं आता, तो 2 से 3 दिन में आप कहने अगर की नजर आएगा। चीज ओरिजिनल दोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। चीज पे ओरिजिनल पे बात है, ये देखें सारी ओरिजिनल है आपके सामने, आप लगाएं। थोड़े दिनों पहले एक पंसारी की दुकान पे गया था हकीम साहब, और उसने मुझे एक चीज बताई थी जिसमें बड़ा झटका लगा था। उन्होंने कहा था हमारे यहाँ 70% जो जड़ी बूटियां हैं वो इंडिया से आती हैं। मैंने कहा इंडिया से कैसे आती हैं? तो उन्होंने कहा आप जाएं दुबई में जाके ऑर्डर प्लेस करें, अफगानिस्तान चमन के रास्ते स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंचेगी, आपको डिलीवरी मिलेगी घर पे। नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी अपनी जड़ी बूटियाँ भी बहुत अच्छी हैं, कैपीके की, पंजाब की, बलूचिस्तान की, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं भाई, उसको इस्तेमाल में लेकर आए, उनसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। उनकी ग्रोथ, उनकी प्रोडक्शन का ख्याल रखिए, उनका प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अदरवाइज अगर ख्याल रखा जाए तो हम काफ़ी आगे हैं इंडिया से जड़ी बूटियों के मामले में। फिर भी हम वहाँ से मंगा रहे हैं तो मंगवा रहे हैं, मजबूरी है। अब कुछ चीज़ें इंग्लैंड से भी आ रही हैं काफ़ी, देखें पूरी दुनिया है, समंदर में जड़ी बूटियां हैं, बाहर दरख्त हैं, कौन सा दरख्त किस काम का है उस पर रिसर्च होती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ रिसर्च होती है नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत कम हो रही है ना, इसलिए क्या प्रोटेक्शन नहीं है, इंडस्ट्री के पे काम ही नहीं किया जा रहा। अगर किया जाए तो पता बहुत हम आगे जाएं। और वैसे भी हमारी तो इतनी जरखेज जमीन है, कोई भी जड़ी बूटी लगाओ क्यों नहीं उगेगी? बहुत सारी चीजें खेती बाड़ी हो रही है उसमें। क्या सहरिश या रोजे में भी इस्तेमाल कर सकती है? अच्छा, हाँ बिल्कुल कर सकती है। बात बताएं, ये रोगने तिल किस लिए है? जी मैं अभी बता रहा हूँ, 30 सेकंड बचे, जल्दी बताएं। इसमें बाल गिर रहे हैं, बाल पतले हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बाल बहुत तेज लटे निकल रही है। यार एक तो मुझे देखे सारे हकीम बालों के नुस्खे जो देते हैं ना, इससे जो है ना मुझे लग जाती है थोड़ी सी आग। तला भाई 30 सेकंड है, तला भाई वो लगा के दिखाएंगे तो नहीं। एक पाव आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल, जी हाँ, इसमें हम डालेंगे ये खसबूटी। खसबूटी, खसबूटी 1 चम्मच, ये आप और ये है बालछड़ 1 इंच का टुकड़ा, और ये है कपूर कचरी। कपूर कचरी 1 चाय वाली चम्मच, और मेहंदी के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच। इसे 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। सिर्फ 7 दिनों में बाल गिरना झड़ना ये बंद होंगे, उसके बाद घने होकर रीग्रोथ होना शुरू होंगे। जबरदस्त। ये लड़कियां और लड़के सब इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चेहरे वाला भी लड़कियां और लड़के सब इस्तेमाल। बिल्कुल, ये हेयर जो आपके फॉलिकल्स है ना उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो एकदम फिर से नए बाल, क्योंकि बालों का वॉल्यूम पतला हो जाता है ना, पतले हो जाते हैं, बेजान फ्रंट खाली है, बैक खाली है। ये सब बहुत हो गया मजाक, ब्रेक ले लीजिए यार, ये देखिए बालों का मजाक मुझे अच्छा। ब्रेक लीजिए आप, ब्रेक फौरन से लीजिए, ब्रेक, ज्यादा वेट ना, ब्रेक पे जाए, जल्दी से जाए। मतलब क्यों मेरे साथ आप बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। और जनाब आज हमारी जो शेफ शाकिर है उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आते ही तारीफ की है। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आपने बनवाना होगा तो उनसे बनवा लीजिएगा। तो ख़वातीन की चिट चैट तो आपको पता चलती रहती है, जहाँ 2 ख़वातीन बैठी हो तो चुप नहीं बैठ सकती, नहीं बैठ, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आज हम बनाने क्या जा रहे हैं, काम की बात पे आते हैं। तो आज एक तो कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड बना रहे हैं, और हम रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक तैयार करेंगे। यहाँ सिंपल है बिल्कुल, वाटरमेलन डालेंगे बस उसमें, और जस्ट दूध में आपने बहुत सारी बर्फ़ के साथ जो है हमने रूह अफ़ज़ा ऐड कर देना, ठीक है। और उसी के साथ हम यहाँ पे बना रहे हैं फलाफिल बर्गर, जो कि आपको पता है सबके फेवरेट होते हैं, क्योंकि ये चने हैं इसमें जा रहे होते हैं। सिर्फ उसको आपने सोक करके ओवरनाइट रख देना है। ये मेरे पास यहाँ पर 1 कप चने हैं, और मैं इसको डालूँगी यहाँ अपने ब्लेंडर में, और इसके हम बर्गर जो पेटी हैं वो बना लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे मैं वो आपको बता देती हूँ। ये 1 कप हमने चने लिए थे, वो हमने डाल दिए, ओवरनाइट आपने सोक कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। आप अगर नहीं डालना चाहते आप नहीं डालिएगा, अगर आपको बिल्कुल ही विदाउट मतलब स्पाइसी नहीं चाहिए। सही, मेरे पास यहाँ हरा धनिया चला गया, थोड़ा पुदीना है हमने ले लिया, और हरी मिर्चें। अच्छा, साथ में स्पाइस में जो इनकी चीज़ें जाएंगी, मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और स्पाइस में हम इसमें ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट टू टेस्ट है, मैं यहाँ पर 1 चमचा ले रही हूँ चाय का, और लहसुन की जवें हैं 4 से 5 अदद, वो हम इसमें डाल लेंगे। साथ ही हम हाफ कप इसके अंदर जो है ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, और 2 चमचे बेसन के। ये अक्सर ख़वातीन से ये गलती हो जाती है, दूध बॉयल हो जाता है, वो हमने बंद करके रखा हुआ था ना तो उस वक्त। सही, चले जी, हाफ टी स्पून ये चला गया, हाफ टी स्पून और सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट जा रहा है। बस मैं इसको ब्लेंड करूँगी
सही। आप बताइए, आपकी ईद की तैयारी हो गई? मेरी ईद की तैयारियां चल रही हैं और मैं इस वक्त ये जो मैस क्रिएट हुआ है ना, कुछ गलती मेरी भी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं इसको साफ करती हूँ, आप तब तक अपनी रेसिपी बताती जाएं ताकि फिर दोनों काम हो जाएंगे। बस सही है। हम बर्गर और हम ये दूध को हमने बॉईल कर लिया था। कस्टर्ड आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर जो है मिक्स करके रख लेना है आधा कप दूध के साथ, और उसी में हम डालेंगे कैंडी 2 टेबल स्पून के करीब जो चूरा हुए हुए। ठीक है, ठीक है, वो आपने इसमें डाल देना है। और उसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, क्रीम। सही जी। बोल के जायके में इस वक्त हमारा जो कस्टर्ड है, कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड, वो रेडी हो चुका है। तो शेफ़ शाकिरा अगर आप बता दें कि आपने किस तरह बनाया। कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड का हम बताते हैं कि हमने इसमें जो है दूध लिया था तकरीबन 300 ml, उसी के अंदर आपने 1 कप क्रीम डाल देनी है और उसी में कंडेंस मिल्क जाएगा 1/2 कप, और कॉफ़ी जो आपके पास जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें 2 टेबल स्पून कॉफ़ी गई है। जो बिस्किट मैंने इसमें यूज़ किए हैं कैंडी के, वो आपने क्रश करके इसमें डाल देने और इसको गाढ़ा सा अच्छा सा जैसे आप बनाना चाहें, जैसे आपको अच्छा लगता है, आपने इस तरीके से बना के इस पर सेटल कर देना। ये मैं ऊपर से 1 क्रीम पूरी हमने दोबारा से डाली थी और जो है कॉफ़ी हमने इसमें डाल दी थी, और ये हमने ऊपर बाकी के कैंडी के बिस्किट डाल दिए। सही है। अच्छा जनाब, इस वक्त मैंने ये डालडा कुकिंग ऑयल फ्राइंग पैन में डाल दिया है। जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों से ज़ायद जो माओं का बेहद भरोसा है, उसे कामयाब ब्रांड बनाता है। डालडा लाया ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी। डालडा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और अब इसमें आप ये जो आपने बनाए हैं कबाब, ये आप इनको फ्राई करेंगी? बिल्कुल। ये हमने जो चने के जो हमने कबाब बनाए हैं, जिसे फलाफिल कहा जाता है, अरबी डिश है। ठीक है। और इसके अंदर हमने पाकिस्तानी थोड़ा सा तड़का दे दिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर का। ठीक है, तो वो आपने। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो कुकवेयर्स हैं, ये शेफ़ मैजेस्टिक के कुकवेयर्स हैं और ये एलुमिनियम कुकवेयर्स हैं। ना खाना इनमें चिपकता है ना जलता है, और फास्ट कुकिंग के पीछे सीक्रेट है ये शेफ़ मैजेस्टिक के कुकवेयर्स। अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपका इन पर ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि खाना जल्दी भी बनता है, ना जलता है ना चिपकता है। अच्छा जी, ये हमने बर्गर पर थाइनी पेस्ट जो होता है वो हमने ले लिया है। मैं इसको मायोनीज़ के अंदर मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहें, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो आप नहीं डालिएगा, लेकिन मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ये मैं मिक्स कर रही हूँ और इसका हम एक सॉस तैयार कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी सॉस थोड़ा सा आपको चाहिए टेस्ट, तो इसके अंदर आप चिली गार्लिक का जो पेस्ट है या टमाटो पेस्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं। सही। अच्छा जनाब, और ये जो स्टोव है हमारा, ये फोटाइल का स्टोव है और इनकी 15 से ज़ायद ब्रांचेज़ हैं मुल्क भर में। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में इनके डीलर्स मौजूद हैं। 20 साल से ज़ायद इस ब्रांड को हो चुके हैं। हाई क्वालिटी किचन अप्लाइंसेज हैं इनकी। अगर आप घर बनवा रहे हैं या फिर किचन को आप रेनोवेट कर रहे हैं, स्टोव चेंज करना चाहते हैं, तो इनका माइक्रोवेव भी है, इनका अवन भी है, इनका स्टोव भी है। काफ़ी मजबूत अप्लाइंसेज हैं, तो आप फोटाइल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका इस पर भी ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि काफ़ी मजबूत ये स्टोव है। हम लोग तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने घरों में, बल्कि जब जब रमज़ान आता है हमारे बोल के इस दस्तरखान में, इस किचन में हमारा यही स्टोव मौजूद है। और बर्गर्स इस वक्त ये फलाफिल बर्गर है। हाँ, फलाफिल बर्गर है हमारे पास। अच्छा, हम यहाँ पर हमारे पास सलाद का पत्ता नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि बर्गर्स में जब तक ये इस तरह की चीज़ें ना हो मज़े का नहीं लगता। ये चिली गार्लिक मैंने इस पर डाल दिया है और ये बस हमारे बर्गर पेटी जो हैं ये तैयार हो जाएंगे, तो फिर हम इसके ऊपर रख के इसको और अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमारे रमज़ान से हट के जो लोग डाइट करते हैं, यहाँ पे वेट कॉन्शियस है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा रहता है। बैलेंस डाइट जिनको लेनी है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वेट पुट ऑन हो जाता है। अब तो खैर रमज़ान ख़त्म है, अब तो जितना वेट गेन होना था हो चुका है। सही, लेकिन आगे के लिए आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा ड्रिंक है वो भी आप बता देंगे क्या बनाने वाली हैं? मैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बना रही हूँ। हमने यहाँ पे ब्लेंडर में बहुत सारी बर्फ़ ले लेनी है। सही। फिर अच्छा, उसके अंदर आपने दूध लेना है। मेरे पास यहाँ 2 कप के करीब दूध है, 2 गिलास के करीब दूध है, ये मैं ले रही हूँ। ये आपने डाल दिया है। बर्फ़ है मेरे पास, खूब सारी बर्फ़ इसमें जाती है, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है।
और ये जो भी हमने और अब कॉफी, रूह अफ़ज़ा। सही, ठीक है, आप पहले रूह अफ़ज़ा डाल लीजिए। रूह अफ़ज़ा के बगैर तो वैसे ही अफ्तार पे मज़ा नहीं आता। रिफ्रेशिंग ड्रिंक और ठंडक का एहसास रूह अफ़ज़ा जब तक दस्तरखान पे ना और रौनक ही नहीं होती है तो लाजमी है कि ड्रिंक बने रूह अफ़ज़ा का। ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा है ये। और इसमें हम रूह अफ़ज़ा जनाब रमज़ान में सबकी पहली पसंद होती है। जब तक रूह अफ़ज़ा ना हो टेबल पर मज़ा ही नहीं आता। बच्चे तंग करने लगते हैं कि जब तक रूह अफ़ज़ा नहीं होगा हम जनाब स्टार्ट नहीं लेंगे। तो सहरी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट में डाल के। रूह अफ़ज़ा तो हम तकरीबन 100 साल से ज़ायद हो चुके हैं, हम देखते सुनते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और अगर अब तो खैर आगे गर्मी भी है तो गर्मी में तो वैसे ही ठंडक का एहसास है। अच्छा, ये वाटरमेलन हम इसमें डाल देंगे, बारीक क्यूब्स में काट के डालिएगा तो वो और भी मज़े के लगते हैं। सही, ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब ये हम अपना रूह अफ़ज़ा का जो हमने दूध रूह अफ़ज़ा तैयार किया था, सही ठंडा ठंडा, वो हम इसमें डाल देंगे। ये भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गए, गोल्डन ब्राउन हो गए, तैयार हो गए हैं। सही। अच्छा, और मैं ये भी बता दूं कि हमारी ये जो कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड है इसमें हमने रफ़ान का कस्टर्ड यूज़ किया है। और रफ़ान आपको पता है सदियों से बल्कि पता है कि जनाब एक पैकेट होता है छोटा सा, पूरी फैमिली के लिए डिज़र्ट तैयार हो जाता है, मीठा तैयार हो जाता है। और इसके फ्लेवर्स भी इतने सारे हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना, वनीला और मैंगो, और बच्चों को बेहद पसंद होता है। कल ही मैंने इसकी पुडिंग जो है वो घर में बनाई थी तो बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, ट्राई किया आपने सारी? जी। अच्छा, रेसिपी कार्ड भी अभी आ रहा है तो शेफ़ शाकिरा आप बता दीजिए कि आपने इनमें क्या क्या डाला है। ये जो आप फलाफिल बर्गर बना रही हैं, हमने जो फलाफिल बर्गर बनाए थे उसमें 1 कप चने ले लिए थे जो ओवरनाइट आपने सोक कर लेने, बॉईल नहीं करने। और उसी में आपने डाल देना है हरा धनिया, पुदीना, 2 अदद हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून रेड पाउडर किया था, चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर लिया है और 1 चमचा मैंने नमक का लिया था। सही। और उसी को हमने ब्लेंड किया। लहसुन की 2 से 4 जवें हमने वो भी ऐड की थी इसमें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप इन बर्गर्स को रेडी कर लें और ब्रेक से आके फिर हम आपको दिखाएंगे कि बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं और उनकी शक्ल क्या है बनने के बाद। तो राइट आफ्टर दिस ब्रेक जी, वेलकम बैक। और हमारे इस वक्त फलाफिल बर्गर तैयार हैं, उसके साथ साथ हमारा कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड भी रेडी है और हमारा ड्रिंक भी रेडी है, तैयार है। हमारा वाटरमेलन के साथ हमने जो बनाया था, और ये तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, झटपट हमने बना ली। जाहिर है दिखा नहीं सकते, आपने लाजमी ट्राई करनी है क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ये जो फलाफिल का जो पैटी है ना ये कभी बनाया नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं घर में अब ये ट्राई करूंगी। बड़ा इजी है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चे आपके चिकन खाते हुए तंग करते हैं उनको आप ये खिलाएं तो वो टेस्ट भी चिकन का उनके साथ धोखा होगा चिकन कह के उनको ये वाइट चने खिलाए जाएंगे तो उनको यकीनन मज़ा आएगा। तो आपने लाजमी इन तीनों रेसिपीज़ को रेडी करना है अपने घर में और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और शेफ़ शाकिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं डिस्कस करना चाहता हूं जिसके लिए बड़े प्यारे मेहमान भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज ये 27वीं रमज़ान का दिन है, मुबारक दिन है। और 27वीं रमज़ान को कहा जाता है कि पाकिस्तान क़याम में आया था। पाकिस्तान का नज़रिया क्या था जब वो क़याम में आया था, इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो हमारी स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स की, फॉरेन मिनिस्ट्री की हिना रब्बानी खर साहिबा की मुलाकात हुई है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से। क्या गुफ्तगू हुई, ये वीडियो इस पर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। मेरे दिल पे बड़े तीर गुजरे जब मैंने अपने वजीर को, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर को ये कहते हुए सुना कि वी आर नॉट अ बिग पावर लाइक रशिया, जिसके ऊपर रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो जवाब दिया वो भी काबिले दीद है। उन्होंने कहा वी आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स डू नॉट केयर अबाउट द साइज। सैडली डिप्लोमेसी जब भी आप किसी मुल्क से मुज़ाकरात करते हैं तो बराबरी की बुनियाद पे करते हैं, हम दोनों बराबर हैं और फिर मुज़ाकरात और बात की जाती है। यहां पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जब अपने दूसरे दोस्त ममालिक से मुज़ाकरात करता है, मुलाकात करता है तो पहले ही बोल देता है भाई हम छोटे हैं, हम नन्हे हैं, हम पे जरा हल्का हाथ रखिएगा। ये तो आप एक वीडियो की बात करें, ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं। बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और इससे पहले जो हुक्मरान रहे हैं
पिछले अदवार में वो जिस तरह जाके बिल्कुल ऐसे मिलते हैं। इनफैक्ट हिना रब्बानी खैर साहिबा ने अल जजीरा को भी पहले इंटरव्यू दिया था जिससे पूरी जग हंसाई हुई थी, जिसके ऊपर उन्होंने ऐसी सी बातें की थी। खैर मजीद हम जानेंगे, हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान हैं डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, अब रुकने इस्लामी नजरियाती काउंसिल हैं। सिद्दीकी साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपने किताब भी लिखी है, इसमें इसका उन्वान है पाकिस्तान का मतलब क्या। हम हमेशा बचपन सुनते आए ला इलाहा इल्लल्लाह, पर हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो मतलब है वो कुछ और नजर आ रहा है। सिद्दीकी साहब रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मोहम्मद असद साबिक लियोपोल्ड वीएस जो पहले एक यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और फिर मुसलमान होने के बाद जब मिडिल ईस्ट से सफ़र करते करते वो अल्लामा इक़बाल की खिदमत में आए, तो आपने इक़बाल के ज़ेर निगरानी बुखारी शरीफ का तर्जमा किया, कुरान मजीद का तर्जमा किया, और जब पाकिस्तान कायम हुआ तो कायदे आज़म के हुक्म के मुताबिक उन्हें यहाँ की नेशनैलिटी दी गई और अल्लामा मोहम्मद असद ने पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद पर बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक ऐसी बुनियाद डाल दी कि जिसकी वजह से आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक इस्लामी तर्ज के ऊपर ढाल सकते हैं। अल्लामा असद ने एक किताब लिखी है व्हाट डू वी मीन बाय पाकिस्तान, कि जब हम पाकिस्तान के हुसूल के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मकसद क्या है। तो वहाँ व्हाट डू वी मीन बाय पाकिस्तान में असद ने ये बात लिखी है कि पाकिस्तान के लोगों से जब ये पूछा जाता है कि यहाँ का मकसद और नज़रिया क्या है, तो वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन असद ने यहाँ पर एक सवाल 1947 से पहले, पाकिस्तान की तख्लीक से पहले कायम किया है कि पाकिस्तान के लोग जब अपनी ज़बान से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो वो पहले अपने आप से ख़ुद ये सवाल करें कि क्या इस्लाम अपनी असल रूह के साथ उन्हें चाहिए या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आज 70-75 साल के बाद भी ये सवाल उसी तरह से खड़ा हुआ है। शब कदर वो मुक़द्दस रात है और 27वां दिन ये एक ऐसा मुक़द्दस दिन है कि अल्लाह रब्बे करीम ने पहली मरतबा अपनी आखिरी किताब को नाज़िल फरमाया। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि इस रात अल्लाह ताला के फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अल्लाह ताला के इज़्न से हर अमर लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। तो आज से तकरीबन 75-80 बरस कबल जब हम देखते हैं कि शब कदर में अल्लाह तबारक व ताला ने पाकिस्तान की नेमत हमें अता फ़रमाई, तो एक अमर ये भी उतर रहा था कि अल्लाह ने इस खित्ते में बसने वाले लोगों को पाकिस्तान अता फ़रमा दिया। यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ यहूदियों के उस हिजरत की तरफ, उस माइग्रेशन की तरफ, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने रेड सी को क्रॉस किया और वो मदाइन साले की तरफ आए, तो उन्होंने कहा कि ए रब्बे करीम तू हमें एक ज़मीन का खित्ता अता कर दे, हम वहाँ तेरी किताब को नाफिज करेंगे और तेरे दीन पर अमल करेंगे, फ़िरौन के अजाब से निजात अता फरमा। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो माइग्रेशन के बाद मदाइन साले में अरब इलाक़ों के अंदर आए तो उन्होंने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी और अल्लाह ताला के हुक्म को पसे पुश डाल दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया औफू बि अहदी ऊफ़ी बि अहदिकुम, तुम मुझसे किया हुआ वादा पूरा करो, मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा करूँगा। कायदे आज़म ने जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पाकिस्तान के लिए कोशिश की तो कायदे आज़म के वर्ड्स हैं, फरमाते हैं कि इफ़ वी टेक आवर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्राम द होली कुरान द फाइनल विक्ट्री आई वंस अगेन से विल बी आवर्स। तो गोया कि शब कदर और पाकिस्तान का बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है। हमें अपनी ड्राइविंग फोर्स और इंस्पिरेशन जहाँ से अखज़ करनी है वो कुरान मजीद है। और आप देखिए कि एग्जैक्टली और कायदे आज़म ने जब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को ख़ुद डिफ़ाइन किया है तो कायदे आज़म का एक आर्टिकल है वेस्टर्न डेमोक्रेसी अनसूटेड फॉर इंडिया। कायदे आज़म ये बता रहे हैं कि वो तसव्वुर जो इकबाल ने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम में खुसूसी तौर पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम में पेश किया कि किस अंदाज से आप इज्तिहाद और इजमा की रूह के साथ पाकिस्तान जो एक नई न्यू बॉर्न जो भी रियासत होगी, कायदे आज़म के बाद से पहले इकबाल ने यह तस्वर पेश किया कि आप किस तरह से उसे इस्लामी नज़रिए के मुताबिक ढाल सकते हैं। इसीलिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद अपनी कई तकरीरों में ये बात फरमाई कि पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट इस्लामिक आइडियोलॉजी विच हैज़ टू बी प्रिजर्व। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक ऐसा खित्ता ज़मीन हासिल कर लिया कि वहाँ बज़ाहिर आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकते हैं, चल फिर खाना
खा सकते हैं। फरमाए कि ये एक नजरिया इस्लाम है जिसकी तुम्हें हिफाजत करनी है। वक्त बड़ा कम है, मैं जल्दी से एक आखिरी सवाल, मुझे एक जुमले में इसका आंसर चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे कुछ और मतलब बहुत बहुत सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी कायनात का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मैं एग्री करता हूं आपके साथ, वक्त की कमी है, नहीं तो मैं आपके साथ बड़ी मजा आ रहा था कचहरी करने में, गुफ्तगू करने में, जारी रखते हम, लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने काम में बोल दिया कि एड्स कट रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।